गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, बैठ जाइए। आज आपका नया बैच एडवांस में शुरू हो रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। हिंदी होती है इसकी निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति ये आपका नया टॉपिक है, आपका एडवांस का। आपके सिलेबस में ये नहीं है, फिर भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। कभी कभी तो CHSL CGL के टीयर 1 में हमें 5-5 क्वेश्चन, 25 में 5-5 क्वेश्चन किसी किसी सेट में दिखाई दिए हैं। कारण क्या है? पेपर बैलेंस नहीं बन पाता। इतने ज़्यादा पेपर बनते हैं कि बाद में इनको स्केलिंग करनी पड़ जाती है, और स्केलिंग में बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। कई लोगों को बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो एक फेयर एग्ज़ाम नहीं हो पाता स्केलिंग के कारण, क्योंकि इनके स्केलिंग का सिस्टम भी अच्छा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो हम लोग को डिटेल में इसको पढ़ लेना है। 14-15 दिन ये क्लास चलेगी आपकी, एकदम डिटेल। शीट हमने टेलीग्राम पे कल अपलोड कर दिया है। आज फोटोकॉपी मंगवा लेंगे, कल आपके क्लास रूम में भी, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी वो शीट। अभी टेलीग्राम ओपन कर लीजिए आप लोग, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली शीट मैंने दे रखा है। तो एकदम अच्छे से समझिएगा, हम कुछ कठिन चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, लेकिन ये चीज़ें आप भूल गए हैं, मैक्सिमम चीज़ें इसमें भूल गए हैं, इसलिए आपको ये कठिन लगता है कठिन नहीं। या जो बच्चे नकल मार के पास हुए होंगे हाई स्कूल इंटर, उनको भी ये चीज़ कठिन लगेगी, लेकिन नौकरी तो सबको चाहिए। तो इसलिए इन चीज़ों को समझिए। ये हाई स्कूल की पुरानी चीज़ें हैं, बचपन में आप पढ़े इन चीज़ों को, और अच्छे से इसको समझिए। कोई नया नहीं पढ़े कभी? कितने लोग कभी नहीं पढ़े कोऑर्डिनेट? हाथ उठाइए। चलिए, कोई बात नहीं, समझ में आएगा एक एक चीज, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस जो चीजें नई हैं उनको बार बार रूम पे जाके आपको दोहराना पड़ेगा, तब दिमाग में बैठेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले लिखिएगा रेखा का समीकरण। मानक रूप, इक्वेशन ऑफ लाइन, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक ये छूट रहा है। इसमें किसी को पता है रेखा का समीकरण क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए। AX प्लस BY प्लस C नहीं, AX प्लस BY इज इक्वल टू C। ये है रेखा का समीकरण, ये है मानक रूप। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू लिखा हुआ है 10। ये आपका मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इक्वेशन ऑफ लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा। एक और होता है रेखा का समीकरण सामान्य रूप, जनरल फॉर्म। वो होता है जो आप लोग बोल रहे हैं, AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। अब ये ना कहिएगा सर C ट्रांसफर होगा तो माइनस में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये हमने रूप ही उठाया है, हो सकता हो नेगेटिव हो, लेकिन C की वैल्यू नेगेटिव होगी तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें ये ना सोचिएगा सर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर तो माइनस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ये एक प्रारूप दे दिया गया है। अब C की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो आपकी इक्वेशन पर डिपेंड करेगा। ऐसे जो सामान्य रूप है वो क्या है, जनरल फॉर्म जो है वो AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 है। क्लियर है? अब आइए, लिख लिया दो इक्वेशन, इसके लिए एग्जांपल ले लीजिए। 2x माइनस 3y या प्लस 3y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर लीजिए। इस तरीके का कोई इक्वेशन है। क्लियर हो गया? ये आपका एग्जांपल है इसका। माइनस प्लस भी कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब लिखिए संगत निकाय या वास्तविक निकाय।
तो पहली बार सुन रहे हैं सब आप लोग। कंसिस्टेंट सिस्टम और रियल सिस्टम। ये क्या होता है? पहले सिस्टम क्या है उसको समझ लीजिए। एक से ज्यादा इक्वेशन कहीं लिखे हुए हैं तो वो क्या बनाएंगे? एक निकाय बनाएंगे। जैसे 2 समीकरण लिख गया तो वो क्या बनाएगा? एक सिस्टम बनाएगा, एक निकाय बनाएगा। 3 समीकरण 4 समीकरण लिख दिए गए, वो सब क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं, एक निकाय बनाते हैं। तो कोई निकाय, समीकरण निकाय संगत कब होगा या वास्तविक कब होगा? जब उस निकाय का कम से कम एक हल प्राप्त हो। और हल का मतलब क्या होता है? अभी अभी आप अलजेब्रा पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हैं तो समीकरणों का हल जानते हैं क्या होता है? आप x और y की जो वैल्यू निकालते हैं वही समीकरण का क्या होता है? हल होता है। 2 समीकरण दिया हुआ है, मतलब एक निकाय है आपके पास, समीकरण निकाय है, उसको हल करना है। तो हल करने का मतलब x और y के लिए वैल्यू ज्ञात करते हैं आप। होता है ना, जैसे 2 इक्वेशन दे दिया 2x + 3y + 15 = 0 और एक दे दिया x - y = 10 या कुछ भी ऐसे दे दिया। अगर हल करने पर x और y का एक मान आ जा रहा है, एक मान कम से कम आ जा रहा है, x और y का एक मान निकल रहा है, हल हो रहा है उसका, तो वो समीकरण निकाय कैसा होगा? संगत होगा। संगत उसको कहते हैं इंग्लिश में कंसिस्टेंट सिस्टम या रियल सिस्टम कहते हैं। एक से ज्यादा हल भी हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक से ज्यादा हल भी हो सकते हैं। अगर एक हल है तो वो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा, अगर एक हल है तो। और एक से ज्यादा हल है तो वो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होगा? बताइए, डिपेंडेंट होगा। ठीक, सुनिए, लिख डालिए इसमें संगत निकाय क्या होता है। कोई समीकरण निकाय, कोई समीकरण निकाय संगत निकाय कहलाएगा जब उसका कम से कम एक हल प्राप्त हो। और ज्यादा से ज्यादा अनेक हल भी मिल सकते हैं। ठीक है, समीकरण निकाय समझ गया ना? एक से ज्यादा इक्वेशन लिख दिया गया तो वो क्या बन जाता है? एक सिस्टम बन जाता है, एक निकाय बन जाता है। तो कोई निकाय संगत निकाय कब कहलाएगा? जब उसका कम से कम एक हल अवश्य प्राप्त हो। क्लियर है सारे बच्चों को? कम से कम उसका एक हल अवश्य प्राप्त होना चाहिए। कोई डाउट तो नहीं? अब देखिए, इसके बाद हेडिंग दीजिए, असंगत निकाय या अवास्तविक निकाय। यहां संगत में पहले अ जोड़ देते हैं। असंगत निकाय या अवास्तविक निकाय। इन कंसिस्टेंट सिस्टम और अनरियल सिस्टम। असंगत निकाय या अवास्तविक निकाय, समझ गए बच्चों? इसका नाम से ही स्पष्ट है। जब संगत निकाय में कम से कम एक हल हो और ज्यादा से ज्यादा जितने भी अनंत हल हो वो संगत में चले गए, तो जहां कोई हल नहीं मिलेगा वो किस में जाएगा? असंगत में जाएगा। 2 समीकरण दे दिया है, उसका कोई हल ही नहीं निकल रहा है, वो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, एक्स और वाई की कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है। इसका मतलब बच्चों क्या होगा बताइए? वो होगा असंगत निकाय। लिखिएगा, कोई समीकरण निकाय असंगत निकाय होगा असंगत निकाय होगा जब उसका कोई हल प्राप्त ना हो, नो सॉल्यूशन। जब उसका कोई हल प्राप्त ना हो। लिखिए अब रेखीय समीकरणों को हल करने की शर्तें।
हल करने की शर्तें, इंग्लिश में लिख लीजिए कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले लिखिए समीकरण निकाय क्या है। लिख रहा हूं मैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या है, 0 है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या है, 0 है। ये दो समीकरण निकाय होगा। देखिए a1 a2 ये सब क्या है, आपके कांस्टेंट वैल्यू है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 इसका क्या है, कोफिशिएंट है। इसका क्या है बेटा, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट गुणांक है। x और y का a1 b1 गुणांक है और c1 आपका क्या होगा, कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक, देखिए ये एक समीकरण निकाय हो गया। तो पहला लिखिएगा कंडीशन, यदि a1 अपॉन a2, ध्यान से देखिएगा, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब ए पॉइंट लिखिए। ये दो रेखाओं का समीकरण हो गया ना, लिखिएगा। तब रेखाओं का अद्वितीय हल प्राप्त होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक, अद्वितीय हल मतलब कोई दूसरा और ना हो। अद्वितीय का मतलब अद्वितीय, कोई दूसरा और ना हो मतलब केवल एक। ठीक, रेखाओं का अद्वितीय हल प्राप्त होगा कब, जब ये स्थिति हो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 वाली स्थिति हो। रेखाओं का अद्वितीय हल प्राप्त होगा, हो गया। रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, लिखिए इंटरसेक्ट। रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेद करेंगी। समीकरण निकाय संगत निकाय होगा। तो ये हल आ रहा है ना, संगत निकाय होगा। ध्यान से देखिए, अगर इसका मैं फिगर बनाऊं तो देखिए, इसको कहते हैं एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, ये एक्स डैश हो गया और ये वाई डैश हो गया। एक रेखा ये और एक रेखा ये कहां प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमेशा ये भी अब दिमाग में, कल एकदम डिटेल डिस्कशन होगा इस पे। रेखाएं जहां एक दूसरे से मिलती हैं, उस बिंदु का निर्देशांक ही रेखाओं का क्या होता है, हल होता है। इस पर मैं चर्चा करूंगा कल। रेखाएं जहां भी एक दूसरे से मिलेंगी, जहां भी एक दूसरे को काटेंगी, एक बिंदु पे काट रही है यहां पर, तो इस बिंदु पर रेखा मिलती हुई बोली जाएगी कि नहीं। तो जहां ये दोनों रेखाएं मिल रही हैं, वही बिंदु का निर्देशांक, उसी बिंदु का निर्देशांक इनका क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। इसका निर्देशांक क्या होगा, x1 y1 मान लिया। तो x1 y1 ही इन दोनों रेखाओं का क्या होगा, हल होगा। समझिए इस बात को, क्लियर है। ये फिगर है आपका, ये रेखा हो गई आपकी कौन सी, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और मान लिया ये रेखा हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या, 0। हर एक बच्चा ध्यान दे। अगर मैं इधर ऐसे लेता a1x प्लस b1y बराबर c1 ले लेता, तो भी हमारी यही कंडीशन होती, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्लियर है। अगर इसको ट्रांसफर भी करके लें तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो याद रखिएगा, अगर कहीं भी लिख गया a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो रेखाओं का अद्वितीय हल प्राप्त होगा।
यानी कि रेखाओं का केवल एक ही हल प्राप्त होगा। और बच्चों रेखाओं का हल होता क्या है, कोऑर्डिनेट की भाषा में अगर कहा जाए, निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से, तो रेखाएं जहां एक दूसरे से मिलती हैं उस बिंदु का निर्देशांक यानी कि उस बिंदु का कोऑर्डिनेट ही क्या होगा, रेखाओं का सॉल्यूशन होगा, हल होगा। आ गया समझ में? रेखाओं का ये एक हल प्राप्त हो रहा है इसमें, तो रेखा केवल, दोनों रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर मिलेंगी। तीन स्थितियां हो सकती है रेखाओं के बनने की ऑन प्लेन। वो क्या होगी, एक तो ये हो गई, एक ये हो जाएगी दोनों रेखाएं क्या हो जाए पैरेलल, और एक ये हो जाएगा कि एक के ऊपर दूसरी रेखा चली जाए, कॉन्साइड कर जाए। ठीक है, एक के ऊपर दूसरी चली जाए, ये पूरा पूरा जाए, पूरा पूरा चली गई। तीन ही स्थिति हो सकती है, या तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, जब रेखाएं एक बिंदु पर काट गई तो अब दोबारा कहीं नहीं काटेंगी, ये दिमाग में तो बैठा ही लीजिए, एक बार काटी है तो अब दोबारा नहीं काटेंगी। अगर पैरेलल हो गई तो कहीं नहीं काटेंगी। और अगर संपाती हो गई, संपाती का मतलब क्या होता है, कॉन्साइड करना, यानी कि एक के ऊपर एक होना। अगर एक के ऊपर एक हो गई तो आप जानते हैं, नहीं भी जानते तो जान लीजिए, रेखाएं जो बनेंगी वो असंख्य बिंदुओं के ग्रुप से बनेंगी, असंख्य बिंदुओं के समूह से बनेंगी। तो जब एक के ऊपर दूसरी रेखा चली गई यानी कि असंख्य बिंदुओं पर ये मिलेंगी। रेखा एक के ऊपर एक आ गई, दूसरी वाली रेखा नीचे क्या हो गई, पूरी तरह से छुप गई, तो मिलने के जो बिंदु होंगे वो क्या होंगे, असंख्य होंगे, असंख्य बिंदुओं पर ये मिलेंगी। ठीक है, तो वहां पर असंख्य बिंदु पर मिलेंगी तो वहीं असंख्य हल हो जाता है। समझ रहे हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वहीं उसी कंडीशन में होता है। तो बच्चों सुनिए, एक कंडीशन तो लिख लिया आपने, अब दूसरे नंबर पे आइए। यदि यदि दूसरे नंबर पे आ जाइए। यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक, तब पहले नंबर पे लिखिए, तब रेखाएं समपाती होंगी। समपाती यानी कि कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, ठीक। कोलैप्स क्यों बोलेंगे, कोलैप्स तो कहीं टक्कर के लिए यूज होता है। ओवरलैप, ओवरलैप तो कुछ पार्ट जब पार्शियली वो आपका वो होता है तो ओवरलैप होता है, उसके लिए जनरली ओवरलैप यूज करता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, संपाती। ठीक है, बचपन से तो मैं यही पढ़ा हूं, संपाती, कोइंसिडेंट। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, रेखाएं संपाती होंगी। अब लिखिएगा, बी नंबर पे लिखिएगा, रेखाओं का अनंत हल प्राप्त होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। रेखाओं का अनंत हल प्राप्त होगा। सी पे लिखिए, समीकरण निकाय, समीकरण निकाय संगत निकाय होगा, कंसिस्टेंट होगा, संगत होगा। एक हल से ज्यादा भी मिले तो भी तो संगत बोलेंगे, समीकरण निकाय संगत निकाय होगा। मेरे बच्चों जो पहली बार इसको पढ़ रहे हैं ध्यान दीजिएगा, इन चीजों को बार बार जाके आपको दोहराना पड़ेगा क्योंकि टर्म नए हैं आपके लिए। संगत निकाय होगा तो प्रतिच्छेद करेंगी, संपाती होंगी, इन चीजों को अगर बार बार नहीं दोहराएंगे तो फिर हम नहीं सिखा पाएंगे आपको। आज से ही चीजों को कई बार दोहराइए, बड़ी बात नहीं बता रहा हूं, ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं। अब संपाती का केस देख लीजिए। असंख्य बिंदुओं से मिलकर रेखा का निर्माण होता है। एक्स अक्ष है और ये वाई, ये रेखा है आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसी के ऊपर एक और रेखा आ गई, ध्यान से देखिएगा, दूसरी वाली छुप गई और इसका नाम क्या है,
A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो क्या होगा, एक के ऊपर दूसरी रेखा आ गई, यानी कि मिलने के बिंदु कितने होंगे, एक की अनेक, अनेक अनंत होंगे, अनंत बिंदुओं पर ये रेखाएं मिलेंगी दोनों। तो जितने बिंदुओं पर मिलेंगी हल भी उतने होते हैं। एक बिंदु पर अगर दो रेखाएं मिल रही हैं तो एक हल, जैसे कि वो प्रतिच्छेद वाली कंडीशन हमने दिखाया था, ये कंडीशन था, देख लीजिए ये कंडीशन था। यहां पर क्या होगा, एक ही हल मिलेगा। अब यहां कहीं काट ही नहीं सकती रेखा, आगे पीछे कहीं ले जाइए, कहीं नहीं काटना इनको। यहां तो काट ही काट रही है, हर जगह काट रही है, हर जगह मिल रही है, हर बिंदु पे मिल रही है। तो यहां क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। संपाति का भी केस है, संपाति है तो अपने आप अंडरस्टूड है कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। कई सारे बिंदुओं पर मिल रही है रेखा, जितने बिंदुओं पर मिलती है रेखाओं के उतने हल आते हैं। ये असंख्य बिंदुओं पर मिली है तो हल कितने आएंगे, असंख्य आएंगे। जो बच्चा कोऑर्डिनेट कभी नहीं पढ़ा हाथ उठाए, अब इधर से कोई थे हाथ उठाए थे, क्लियर हो रही है बात। आप पढ़े कि मजाक किए थे, हाँ काफी समझ, अभी सब समझ में आ रहा है। चलिए अब उसके बाद एक लास्ट केस है हमारा, और कोई केस नहीं होता, लास्ट केस है, नोट करिएगा, तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर का नोट करिएगा। यदि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तब नॉट इक्वल टू वाला केस आ गया ना, ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर C1 अपॉन C2 बराबर नहीं है, तब ये जो केस होता है वो होता है समांतर रेखाओं का केस। लिखिए, रेखाएं समांतर होंगी, समांतर का मतलब पैरेलल, रेखाएं समांतर होंगी, समांतर का मतलब पैरेलल, रेखाएं समांतर होंगी। अब क्या समांतर रेखाएं कहीं मिलती हैं एक दूसरे से, समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे से नहीं मिलती, पैरेलल लाइंस नेवर मीट ईच अदर, आ रहा है समझ में, कभी नहीं मिलती एक दूसरे से। तो बच्चों जब मिलेंगी ही नहीं तो हल कहां से निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा, क्लियर है। इसलिए मैंने लिखवाया है रेखाएं समांतर होंगी। फिर लिखिए, रेखाओं का, इसमें केस लिख लिया कि नहीं, इससे सारे तीनों केस लिख लिए ना आपने, ठीक। रेखाएं समांतर होंगी, रेखाओं का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। रेखाओं का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। समीकरण निकाय असंगत होगा। आ रहा है बेटा समझ में, न्यू स्टूडेंट है आप बताइए क्लियर हो रहा है। आप लोग इससे पहले कोऑर्डिनेट पढ़े हैं, आप पढ़े हैं कोऑर्डिनेट, नहीं पढ़ी है आप पहले, बताइए पढ़िए कोऑर्डिनेट आप पहले, काफी टाइम, अभी चीजें समझ में आ रही हैं, आसान है, सब कुछ इजी है, आ जाएगा समझ में। आराम आराम से पढ़िए, मैं आराम आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बड़ा अजीब अजीब लग रहा है आज मॉर्निंग में सुबह सुबह। चलिए तो देखिए, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अच्छा एक लास्ट और लिख लिया ना, समीकरण निकाय असंगत होगा, हो गया। फिगर बना दे इसका, देखिए ये CL चल रहा है, उसके बाद PS मिलेगा आपको, ठीक। देखिए एक रेखा ये हो गई, ठीक, और एक रेखा ये ऐसे चली गई, दोनों रेखाएं क्या हो रही हैं, पैरेलल हो रही हैं। इस रेखा का नाम हो गया A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। यही तीन केस होते हैं। एक केस था A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, इसमें C1 C2 से मतलब नहीं है, बस A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 का अगर केस बना तो क्या हो जाएगा आपका बताइए, केवल और केवल एक हल, केवल और केवल एक हल। कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है सारे बच्चों को।
केवल यही केस हमको a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 दिखे तो केवल एक हल। अगर फिर उसके बाद आप देख रहे हैं दोनों केस में ये चीज तो बराबर ही है, दोनों केस में ये चीज बराबर है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर। और समांतर है तो कोई हल निकलेगा नहीं, और जब कोई हल नहीं निकलेगा तो अपने आप ही क्या होगी? असंगत रेखाएं होगी। एक केस था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसमें क्या रेखाएं संपाती होंगी। संपाती का अर्थ समझ लीजिए, संपाती का मतलब कोइंसिडेंट इंग्लिश में कहते हैं, एक के ऊपर ये पूरा आ जाएगी। आ गया समझ में? क्लियर है? पूरा पूरा एक के ऊपर ये ऊपर आ गया, एक ने दूसरे को सुपरपोज कर दिया। आ गया समझ में? तो इसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट का केस। ठीक है, संपाती का केस इसी को कहते हैं। ठीक, अब सुनिए, इसमें क्या होगा? एक नहीं अनेक बिंदु पर मिली हैं दोनों रेखाएं, तो जितनी बिंदुओं पर मिलती हैं वही हल होता है, उतने ही हल होते हैं। तो अनंत बिंदुओं पर मिली हैं। क्यों अनंत बिंदुओं पर? क्योंकि रेखा असंख्य बिंदुओं का, अनंत बिंदुओं का समूह होती है, इसलिए अनंत बिंदुओं पर मिली है, हल भी क्या होगा? अनंत होगा। आ रहा है समझ में? हल भी क्या होगा? अनंत होगा। तीन ही कंडीशन है आपकी। अब हम लोग टाइप 1 के सीएल के क्वेश्चन करेंगे। कोई एक बच्चा क्वेश्चन बोलता जाएगा, मुझे मैं नोट करता जाऊं क्वेश्चन, रुक जाइएगा। टाइप 1 में आइए। बोलिए। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए, वो सब जो नोट बोर्ड था सब टाइप 1 के लिए था। ठीक, चलिए क्लास लेक्चर शीट चल रही सीएल। टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर लें। किन कौन कौन से बच्चे अभी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं? हाथ उठाइए। आप लोगों का छोटू मोबाइल होगा? हाँ, आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया अभी? कौन सा मोबाइल है? छोटा मल्टीमीडिया, तो ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, द स्पीड कोचिंग, या तो क्या था बच्चों लिंक? याद है आप लोगों को? हमें याद है। क्या है? 9000। लीजिए, कितना ई हो गया इसमें? वो कर्सिव राइटिंग है, कर्सिव। ठीक है, चलिए कर्सिव राइटिंग है बच्चों। कर्सिव राइटिंग नहीं जानते आप लोग? चलिए, हो गया तो ज्वाइन कर लीजिए बच्चे। आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम। ठीक है, उसके बाद या तो ये आप एंटर करेंगे तो आ जाएगा, चैनल दिख जाएगा, या तो नहीं लिंक से ही आप खोज लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी शीट मिल जाती है उसमें, और बाकी हम तो क्लास में शीट बांटेंगे ही, कल मिलेगी ही शीट आपकी, लेकिन टेलीग्राम पे कल डाल दिया था हमने, कल फोटोकॉपी वाली दुकान खुली नहीं थी। चलिए देखिए, हो गया। तो अब क्वेश्चन आप लोग बोल दीजिए, मैं नोट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन। पहला सवाल बताइएगा। रेखाओं, बोली। x+4y -14 इज इक्वल टू 0 एवं 2x+3y इज इक्वल टू 13 के प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, या रेखाओं का हल ज्ञात करें। यही है ना बच्चे? यही क्वेश्चन है आपका। रेखाओं x+4y -14 इज इक्वल टू 0 एवं 2x+3y इज इक्वल टू 13 के प्रतिच्छेद बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस x+4y -14 इज इक्वल टू 0 एंड 2x+3y इज इक्वल टू 13। ठीक, और फाइंड द सोल्यूशन ऑफ लाइंस।
रेखाओं का हल ज्ञात करें। ठीक है, तो बच्चों ये तो आपका बचपन वाला सवाल हुआ। नॉर्मली देखिए, इनको हल करना है, रेखाओं का हल निकालना है या समीकरणों का हल निकालना है या समीकरणों का रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, सारे प्रश्न एक ही हैं। रेखाओं का हल ज्ञात करिए या समीकरणों का हल ज्ञात करिए या रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए। तो समझ लीजिए बच्चों, जो रेखाओं का हल होगा या इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वही क्या होगा, प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक भी होगा। आया समझ में? निर्देशांक वाली चीज कल मैं प्रॉपरली क्लियर करूंगा। अभी आप समझ लीजिए जो इसका हल होगा यानी कि एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वही इसका क्या होगा, निर्देशांक बिंदु का निर्देशांक भी होगा। नॉर्मली आप हल करना जानते हैं, इसको मुझे हल करने की जरूरत नहीं। क्यों बच्चों? बीजगणितीय माध्यम से आप इसको हल करिए, बीजगणितीय, ग्राफिकल नहीं। ठीक है, बीजगणितीय तरीके से आप इसको हल करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू आएगी हल करने पर। हाँ क्या? एक मिनट, करने पर भूमध्य रेखीय युगपथ, हाँ, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं इसको। दो इक्वेशन देखिए, साइमल्टेनियस का मतलब क्या है, एक के बाद अगला आ जाए, यही तो होता है। साइमल्टेनियस की मीनिंग यही तो होती है, एक लिखा उसके बाद अगला आ जाए, इसी को साइमल्टेनियस कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? युगपथ। आया समझ में? क्लियर है? तो इसको आप युगपथ रेखीय समीकरण भी कहते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, हल करने पर x बराबर क्या आएगा, 2, और y बराबर 3। यही है इसका हल। आप लोग कर लेंगे घर पे ना इसको। तो ये समीकरण हल करना आता है, सबको आता है? कर दूं क्या? बताइए, न्यू स्टूडेंट बताइए, इसको हल कर दूं? हल कर दूं? अच्छा किया नहीं बोल रहे हैं, नाम काट देता मैं। इंडिविजुअल में ये चीज नहीं सिखाया जाता, ये सबको आता है, पहले से आता है ना हल करना। आप बताइए, आप बताइए, आप तो लग रहा है कि कहीं प्रॉब्लम है क्या इसमें? इन दोनों समीकरणों को हल कर पाएंगे आप? सही बताइए। कोई बात नहीं, अभी एक्सपर्ट से जाके पूछिएगा। सुनिए, क्लास के बाद एक्सपर्ट बैठते हैं, वहां पूछिएगा इसको हल करने का तरीका क्या है। तो कोई 2 तरीका पूछिएगा, उसमें से एक सब्स्टिट्यूशन मेथड बताएंगे वो, और एक क्या बताएंगे, कौन सा, एलिमिनेशन बताएंगे, विलोपन बताएंगे। ये सिखा देंगे आपको। नहीं तो संडे को एक्स्ट्रा क्लास चलती है, वो आप संडे यूट्यूब पे इसका सब बेसिक भी पढ़ा हुआ है, आप देख सकती हैं। नहीं तो किसी एक्सपर्ट को हम बोल देते हैं, बता देंगे, सारी चीज सिखा देंगे आपको। हो गया बच्चों, हल किया, आ गया। यही इसके प्रतिच्छेद बिंदु का क्या है, निर्देशांक भी है। कोई डाउट? क्लियर हो गया? अब आइए अगले क्वेश्चन में। बोलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? के किस मान के लिए समीकरण निकाय x - 2y = 3 तथा 3x + ky = 1 का अद्वितीय यानी कि यूनिक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन हो गया आपका। या के किस मान के लिए, किस मान के लिए रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन सेम है बच्चों। जहां अद्वितीय मान प्राप्त होता वहीं तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तभी तो एक मान मिलेगा। संपाती हो जाएंगी तो अनेक मान मिलेगा, पैरेलल हो गए तो एक भी नहीं मिलेगा। तो एक मान के लिए निश्चित रूप से रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। तो चाहे ये क्वेश्चन आपसे पूछे एग्जाम में, चाहे ये पूछे, सोल्यूशन दोनों का एक ही है। सोल्यूशन दोनों का
एक ही है। सोल्यूशन क्या है? केस होता है अद्वितीय हल के लिए a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, वहीं से k का मान आएगा, वहीं से k का मान निकल के आएगा। तो देखिए अद्वितीय हल या प्रतिच्छेद करना दोनों चीजें सेम है। प्रतिच्छेद करेंगी तभी अद्वितीय हल मिलता है, या अद्वितीय हल है इसका मतलब प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो लिखेंगे अद्वितीय हल के लिए इसकी तुलना किससे करेंगे? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 दिए गए समीकरणों से। a1 बराबर 3 लिख दे रहा हूं मैं, a1 बराबर 3 नहीं है, a1 बराबर 1, b1 बराबर -1, सही है? -1 नहीं, -2। क्या है आपका? साफ दिखाई दे रहा, b1 बराबर -2। और c1 बराबर क्या? आप c1 बराबर अगर 3 भी लेके काम चला लें कोई दिक्कत नहीं है, ये मान लिया जाएगा कि आप कंपेयर किससे कर रहे हैं? a1x प्लस b1y बराबर c1 से कर रहे हैं। लेकिन आप जो प्रारूप हमने आपको दिखाया था वो क्या था? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो c1 के लिए वैल्यू फिर क्या होगी? इसको ट्रांसफर कर लेंगे तो कितना आएगा? -3। हम अपने दिमाग में क्या लेकर चल रहे हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 लेके चल रहे हैं। समझ में आया क्या लेके चल रहे हैं इक्वेशन? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये a1x हो गया प्लस b1y, इसको ट्रांसफर करेंगे तो प्लस c1 बराबर किसके आएगा? 0 के। तो a1 की वैल्यू क्या है? x के पहले कुछ भी नहीं लिखा मतलब 1 रहता है, a1 की वैल्यू 1 हो गई। b1 की वैल्यू y का गुणांक क्या है? चिन्ह सहित बोलेंगे, -2 है। आ रहा है समझ में? तो b1 की वैल्यू हो गई -2 और c1 की वैल्यू इसको ट्रांसफर कर लीजिए, ठीक है? तो क्या आएगा? c1 की वैल्यू -3। उसी तरह से ये a2x प्लस b2y और क्या है ये? ट्रांसफर करेंगे तो प्लस c2 इज इक्वल टू 0 होगा। हाँ, तो c2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो हम a2 की वैल्यू 3 बोलेंगे, b2 की वैल्यू k बोलेंगे और c2 की वैल्यू -1 बोल देंगे। ट्रांसफर कर ले रहे हैं हम, ये चीज दिमाग में रहे आपके। तो a2 की वैल्यू क्या है? 3, b2 की वैल्यू k और c2 की वैल्यू -1 बोल दिया। वैसे तो इसको लेना भी नहीं था हमको, अद्वितीय हल का केस यही है। तो क्या होगा? 1/3 इज नॉट इज इक्वल टू -2/k। तो k डज नॉट इक्वल टू, ये आ रहा है k डज नॉट इक्वल टू -6। बराबर लगा के काट दिया, मतलब इसका मतलब k का मान 6 के बराबर नहीं है। k का मान 6 के बराबर नहीं है तो हमसे तो k का मान पूछा है, क्या होगा k का मान? ये थोड़ी पूछा है k किसके बराबर नहीं होगा, हमसे तो k का मान पूछा है ना। तो आंसर क्या होगा? बस k की वैल्यू 6 छोड़ दीजिए, -6 है, k की वैल्यू -6 छोड़ दीजिए, बाकी संपूर्ण सारी की सारी वास्तविक संख्याएं उठा लीजिए, सभी की सभी वास्तविक संख्याएं उठा लीजिए, सब क्या होगा? इसका k का मान होगा। बस -6 नहीं होगा, कुछ भी उठा लीजिए, कुछ भी k का मान जो मन में आपके, रूट में भी जो वैल्यू आ रही समझ में, कुछ भी उठा लीजिए। आया समझ में? रूट में भी वैल्यू उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, कुछ भी, बस -6 मत उठाइएगा। तो हमेशा और हमेशा ये दोनों समीकरण क्या देंगे? अद्वितीय हल देंगे, हमेशा अद्वितीय हल देंगे। अगर k बराबर -6 रख देंगे तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा, जो कि अद्वितीय हल की शर्त नहीं है। इक्वल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल होना चाहिए। नॉट इक्वल के लिए k की जो वैल्यू आ रही है वो डेफिनेटली क्या है? -6 नहीं है, -6 नहीं है, अभी अभी हमने दिखाया है। तो आंसर क्या बनेगा इसका? लिख लीजिए, -6 को छोड़कर, -6 को छोड़कर k के सभी वास्तविक, all real values of k
एक्सेप्ट क्या होगा 1। सही है, 1 नहीं, -6। ठीक है, -6 को छोड़कर के सभी वास्तविक मान। अब आप कहेंगे सर के सभी वास्तविक मान क्यों? हाँ सुन लीजिए, के का कोई मान उठाएंगे यहां, जैसे के का मान 1 रख देंगे, एक समीकरण नहीं बनेगा। अब इन दोनों को साथ में हल करेंगे तो x और y का केवल एक ही मान आएगा। k बराबर 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, 4 रख देंगे, 5 रख देंगे, 6 रख देंगे, 10 रख देंगे, 0 रख देंगे, 75 रख देंगे, 80 रख देंगे, कुछ भी, √2 रख देंगे, कुछ भी रख दीजिए, बस -6 मत रखिए। -6 रख देंगे तो फिर क्या होगा? अद्वितीय हल प्राप्त नहीं होगा, अद्वितीय हल प्राप्त नहीं होगा। फिर ये क्या हो जाएगा आपका? फिर रेखाएं आपकी पैरेलल हो जाएंगी। केस कौन सा हो जाएगा? पैरेलल का हो जाएगा। फिर केस किसका होगा? पैरेलल का। आ रहा है समझ में? और ये अगर कुछ ये भी ऐसा सिस्टम सेट रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाए तो फिर संपाति का भी केस हो सकता है। अभी इसमें क्या है, ये अलग अलग है, ठीक है। तो फिर यहां पर पैरेलल का केस हो जाएगा। हमेशा और हमेशा आपको अगर अद्वितीय का केस दिखाना है तो -6 मत रखिए, -6 नहीं रखेंगे, बाकी सब मान रख दीजिए, कुछ भी जो मन में आपके आ रहा है के का मान, कुछ भी लाखों करोड़ों कुछ भी के का मान आ रहा है रख दीजिए, अपने मन रख दीजिए यहाँ पर के का जो भी मान, ठीक है। आपका जो आंसर होगा वो हमेशा आएगा, मतलब हमेशा इन दोनों समीकरणों को हल करने से क्या आएगा? अद्वितीय हल आएगा, हमेशा अद्वितीय हल आएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं आ रही बात समझ में? बस के का मान -6 मत रखिएगा, -6 को छोड़कर कोई भी वास्तविक मान के लिए क्या होगा? समीकरण निकाय अद्वितीय हल देगा। समीकरण निकाय कैसा हल देगा? अद्वितीय हल देगा। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? आ रहा है समझ में? हाँ, यह समीकरण बदलते जाएंगे, के का मान रखेंगे अलग अलग तो इक्वेशन भी क्या होगा? चेंज होता जाएगा। लेकिन फिर भी हमारा इक्वेशन चेंज होने से थोड़ी मतलब है, हमारा मतलब तो इससे है कि इसका अद्वितीय हल आना चाहिए। अद्वितीय यानी कि केवल एक ही मान x और y के निकलने चाहिए, तो वो मतलब हमारा पूरा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? चलिए दूसरा क्वेश्चन नोट करिए, दूसरा क्वेश्चन नोट करिए। आज बच्चों थोड़ा सा तबीयत सही नहीं लग रही है कुछ, इसलिए ये केवल थी कितने मिनट की चीज, मुझे इसको पढ़ाने में 35-30 मिनट पूरा लगते हैं, ठीक है। आज कंप्लीट नहीं हुआ, ध्यान से देखिए। दूसरे क्वेश्चन पे आइए। के किस मान के लिए समीकरण निकाय 2x + 3y = 7 तथा k - 1 x + k + 2 y 3k, ठीक, में अनंत हल। ये क्वेश्चन है आपका, या आप लोग खुद क्वेश्चन बना सकते हैं। यहां पर साफ दिखाई दे रहा है अनंत हल मतलब रेखाएं संपाती होंगी, तो यहां क्वेश्चन बन सकता है के किस मान के लिए रेखाएं संपाती। ठीक, संपाति का केस क्लियर है आपको? क्या है सॉल्यूशन? देखिए अनंत हल के लिए बताइए, a1/a2
इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये केस है बेटा, समझिएगा, ये केस है आपका। तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधे बताइए। आप लोगों को कंपेयर करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको भी प्रॉब्लम आ रही होगी कंपेयर करने में, ये चीज़ काफ़ी। A1 की वैल्यू सर ने 2 कैसे ले लिया, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम है ना अभी आपको। चलिए 2-4 दिन पढ़िए, धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होंगी, नहीं तो फिर उसके बाद हम आपको फाउंडेशन वाले बैच में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। नहीं, हंसने वाली बात नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं। देखिए मैथ्स सीखने के लिए आप लोग आए हैं, तो जिस लेवल पे आप चीज़ों को छोड़े हुए हैं उसी लेवल से जाके तो सुधारना पड़ेगा, चीज़ें वहीं से इम्प्रूव की जाएंगी। और हमने तो ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है सेलेक्ट होते हुए इसी कोचिंग से, जिनको जोड़ घटाना गुणा भाग तक नहीं आता था, आपको जानकर आश्चर्य होगा। लेकिन लोग अपनी मेहनत से, देखिए कमज़ोर आप क्यों हैं, शुरुआत में पढ़े नहीं हैं या पढ़ने को इन चीज़ों को मिला नहीं आपको, तो इसलिए आप थोड़े से कमज़ोर हैं। ये नहीं कि आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी, आएंगी। 2-4 10 दिन 15 दिन महीना भर वर्क करेंगे तो चीज़ें तो सीखेंगे ही, सीखना तो है ही। दुनिया सीख रही है, तो आप दुनिया से पीछे हैं, आप उनसे आगे चलिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम डायरेक्ट अब लिखने जा रहे हैं A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू, इसमें A2 है ना, K-1 बताइए, और 3/B2 की वैल्यू K+2 -7/3K। किसी 2 को उठा लीजिए, किसी 2 को, किसको उठा लें, इसी को उठा लेते, किसी को भी उठाएंगे आप, इसको भी उठा के हल कर सकते हैं, या इसको हल कर लीजिए, आंसर सेम आएगा किसी से भी। तो 2 हल कर लेने दीजिए, फिर हम आपके सर का जवाब देंगे। K बराबर क्या, आप किसी को भी हल करिए, K बराबर 7 ही आएगा। K बराबर 7 के लिए समीकरण निकाय क्या होंगे, अनंत हल देंगे। कितने हल देंगे, अनंत हल, या संपाती होंगे। अब बोलिए बाबू क्या कह रहे हैं आप, हाँ बोलिए, खड़े हो जाइए। -7 क्यों नहीं लिए, -7 यहाँ तो C1 C2 क्यों लिया है माइनस। देखिए हमारा जो फॉर्मेट था, मैंने आपको पढ़ाया था A1x + B1y + C1 = 0। हम तुलना उससे कर रहे हैं, हम जनरल फॉर्म से इसकी तुलना कर रहे हैं, जो कि मैंने लिखाया था। आप अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, A1x + B1y = C1 से, तो C1 बराबर क्या होगा, फिर वहां पर आपका 7 होगा। तो भी कोई फर्क पड़ना तो है नहीं, क्योंकि नीचे ऊपर दोनों में माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ले तो हम दोनों सकते हैं ना, आप कंपेयर किससे कर रहे हैं इस बात पर यह निर्भर करता है। हम यहाँ पर जनरल फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं, तो हमने यहाँ माइनस ले लिया है, इसको ट्रांसफर किया है हमने, समझे बात को। बच्चों आज थोड़ा सा स्वास्थ्य में गड़बड़ी दिखाई दे रही है मेरे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं क्या कहूँ। चलिए मिलता हूँ कल, आप जरा आ जाइएगा, आप आए।